धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी बतौर महिला फाइनेंस मिनिस्टर को, वित्त मंत्री महोदया को, कि इन्होंने 7 बार बजट पेश किया है, 6 बार बजट पेश किया है। साथ में बतौर कांग्रेस एमपी मुझे इस बात की भी खुशी है कि इन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा, जिसे बड़ी मेहनत के साथ हमने तैयार किया। हमने कोई गारंटी इनकी सरकार की तरह, मोदी जी की गारंटी की तरह नहीं कहा, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश में जा जाकर लोगों को गले लगाकर उनकी दुख तकलीफ समझकर इस मैनिफेस्टो को सबके साथ मिलकर तैयार किया। और इन्होंने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा, अपनी गारंटी को साइड में रखा और हमारे मैनिफेस्टो को लागू किया। मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं इस बजट को क्या बोलूं? कुर्सी बचाओ बजट बोलें, विकसित बजट नहीं लेकिन विचलित बजट बोलें, या फिर एक और जुमला बजट बोलें, क्योंकि फिर बार बार हमें जुमले नज़र आते हैं इसमें। आपने 4 लोगों की बात की, लेकिन ये 4 कौन लोग हैं? गरीब, महिलाएं, युवा, हमारा अन्नदाता किसान। लेकिन इनकी गिनती कैसे हो? क्या मालूम पड़े कौन क्या है? क्या मालूम पड़े कि ये योजनाएं किसके लिए बनाएं? क्या मालूम पड़े कि टारगेट ग्रुप कौन है? अगर आप कास्ट सेंसस नहीं करेंगे, अगर आप सेंसस को सार्वजनिक नहीं करेंगे, राहुल जी ने, हमारे नेता ने मांग की कि सेंसस किया जाए, कास्ट सेंसस किया जाए, लेकिन ये सरकार चुप्पी साधे। एंड आई वंडर कि इसके बारे में इनके सहयोगी नीतीश कुमार जी क्या कहना चाहेंगे कास्ट सेंसस के बारे में। उन्हें तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन सर ये बजट है किसके लिए ये भी तो पता चले। क्या केवल 2 राज्यों को ही उन पर मेहरबानी हुई है, या पूरे देश पर भी कुछ नज़र डाली गई? ऐसा नज़र नहीं आता कि 2 राज्यों के अलावा कुछ दिखा हो, या फिर भाजपा शासित प्रदेशों के अलावा कुछ नज़र आता हो। सर, मुझे याद आता है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी माननीय मुख्यमंत्री होते थे और उस समय हमारी सरकार थी और वो एनडीसी की मीटिंग में आते थे, अब तो खैर एनडीसी भी नहीं रहा, और वो हमेशा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते थे। अब शायद वो शब्द पूरी शब्दावली से निकल चुका है, कम से कम भाजपा की और सरकार की शब्दावली से निकल चुका है। लेकिन 2 राज्यों को भी मैं थोड़ा आगाह करना चाहूँगी। नीतीश जी तो हमारे साथ पुराने रह चुके हैं, 10वीं लोकसभा में थे, सब समझते हैं। नायडू जी भी बहुत अनुभवी हैं, राजनीतिज्ञ हैं। इनकी बातों पर ना जाएं। आज बेशक लगता हो कि बहुत कुछ दिया है, लेकिन नज़र फेरते देर नहीं लगती, तो इसलिए उनको भी मैं आगाह करना चाहूँगी। आज खुशियाँ मनाएं, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगेगा सर। तो ये जो बजट पेश किया गया, इसमें जो इन्होंने गारंटी की बात की, शायद लोगों को विश्वास नहीं हुआ और इसीलिए 303 से लेकर 241 पर आ गए। विश्वास पैदा करना इनका काम है। इन्होंने विश्वास खोया और तभी ये डाउनस्लाइड हुआ। आज के दिन भी जब बातें होती हैं बजट में, हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ पर मेहरबान और बाकियों को दरबान बना दिया गया है। दरवाजे के बाहर खड़े रहो, अगर मेहरबानी होगी तो शायद आपको कुछ मिल पाएगा। सर, जब प्राकृतिक आपदा की भी बात होती है, भाजपा शासित प्रदेशों के लिए तो सेंट्रल असिस्टेंस की बात की गई बजट में, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जब बात हुई तो एक्सटर्नल एजेंसीज़ की बात आ गई वहाँ पर।
कि उनके माध्यम से मदद की जाएगी। ऐसा भेदभाव क्यों? ये नहीं होना चाहिए और इसकी हम घोर निंदा करते हैं कि आप सबके साथ ऐसे भेदभाव। और फिर एक बात और सर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और शायद जम्मू कश्मीर चुनाव की ओर जा रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि सरकार ने पहले ही हार मान ली। इन राज्यों का जिक्र तक नहीं, 3 राज्यों का जिक्र तक नहीं हुआ, कुछ दिया तक नहीं। और दुख इस बात का है कि आज 3 केंद्रीय मंत्री हैं हरियाणा से केंद्र में, एक तो मुख्यमंत्री भी रह चुके, लेकिन हरियाणा को कुछ नहीं मिला। मुझे मालूम नहीं कि अंदरूनी इनकी क्या बातें होती हैं, वो तो खैर सार्वजनिक हो नहीं सकती, लेकिन दुर्भाग्य है मेरे राज्य का, हरियाणा का, कि 3 केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी हमें हरियाणा को ये कुछ ना दे पाए हैं और नाम तक लेना मुनासिब नहीं समझा। सर, किसान की बात है, किसान की आय दुगनी करने की बात कही गई। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की बात लागू करने की शुरू में की थी, लेकिन बहुत कन्वीनियंटली, आसानी से अब स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट का नाम तक नहीं लिया जाता है। एग्रीकल्चर का, कृषि सेक्टर का बजट आधे के करीब हो गया है। 2019-20 में जहां 4.97% था, इस बजट में आपने 2.74% करके छोड़ दिया है। बात करते हैं एमएसपी की। एमएसपी के बारे में कहा गया माननीय वित्त मंत्री जी ने कि आपने बहुत से उपजों को इस बार एमएसपी दिया है, लेकिन क्या आपने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक फार्मूला अपनाया है? C2 प्लस 50%? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप भूल चुके हैं उसे। थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगी कि बढ़ाने के बावजूद जब हमारी सरकार थी, यूपीए सरकार, उस समय गेहूं की एमएसपी हमने 119% बढ़ाई थी और धान की 134% बढ़ाई थी, लेकिन मोदी जी की सरकार में केवल 47% गेहूं और 50% धान बढ़ाई गई है। तो इसमें पीठ थपथपाने का तो कुछ नज़र आता ही नहीं। आज के दिन इतनी अग्रेरियन क्राइसिस है, खास करके हमारे राज्यों में, लेकिन उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। किसान बैठा रहे, साल से ऊपर बैठा रहा, लेकिन उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे बना देते हैं जैसे कोई दुश्मन हो, किसी दुश्मन देश के साथ बॉर्डर बनाए जाते हों। ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। पूंजीपतियों के मित्र हैं, ये दुनिया जानती है, पूंजीपति खास तौर से जानते हैं। किसान अपने दुख को समझते हुए ये जानता है कि केवल और केवल पूंजीपतियों का ध्यान दिया जाएगा। सर, आज हमारी सरकार में 72,000 करोड़ रुपया हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया था, लेकिन आपने अपने पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ किया। किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं। शायद आपको लगता है कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे तो वो आलसी हो जाएंगे, पैदावार नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, शायद यही शंका है, मैंने पढ़ा कहीं पर। और नाबार्ड के मुताबिक हर किसान औसतन 1.35 लाख रुपए के कर्जे में है। ये नाबार्ड का फिगर है, मेरा नहीं। तो साथियों, ऐसी बात नहीं, फिर से वही बात आ गई, मित्रों पर मेहरबानी और किसानों और मजदूरों से बेईमानी। बेईमानी मैंने इसलिए कहा कि शब्द यूज नहीं करना चाहिए। नाबार्ड का फिगर है ये? मैं हाँ जी नाबार्ड। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने समझौता किया किसानों के साथ, और लेकिन आपने वादा खिलाफी की। हर बात में आपने वादा खिलाफी की। कौन सा साल था? 2021, और आज कौन सा साल आ गया है, कौन सा समय आ गया है। किसान अपना दुख लेकर फिर भी बैठा है। किसान को आप उग्रवादी मत करिए, लेकिन आप उसको मजबूर मत कीजिए उग्र होने पर। और मजबूर और मजदूर दोनों बना दिया है आपने, किसान को, मजदूर को, किसी और ध्यान नहीं है। और इसके ऊपर एक और फसल बीमा योजना हमारे यहाँ अपने प्रदेश की मैं बात कर सकती हूँ। फसल बीमा योजना से आप किसान से पैसा तो ले लेते हैं प्रीमियम,
लेकिन जब मुआवजा देने की बात आती है तो वो सालों साल बैठा रहता है। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नरवाना में 3 साल से किसान बैठा है मुआवजे के लिए, उसकी और कोई ध्यान नहीं। 3,40,000 करोड़ रुपया आपको प्रॉफिट मिला है बीमा कंपनियों को, लेकिन जब किसान को देने की बात आती है तो वो दर दर भटकता रहता है, कोई उसकी ओर ध्यान नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान धरने पर बैठा रहा, 736 किसान शहीद हो गए, चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनके बारे में एक भी शब्द नहीं बोला गया, ना उन्हें कुछ देने की बात की। आज भी हरियाणा और पंजाब शंभू बॉर्डर पर किसान बैठा है, मजबूर है, लोगों को आने जाने की भी तकलीफ है, लेकिन आप उस मजबूर किसान की ओर देखना तक नहीं चाहते और वो उस बॉर्डर पर बैठा है। किसान क्या मांग रहा है? आप MSP देने की बात करते हैं, लेकिन बात तो लीगल गारंटी की है। इस वादे को क्यों नहीं याद करते? किसान को जब तक आप लीगल गारंटी नहीं देंगे उसके MSP की, तब तक आप किसान के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। और ये किसानों से आप पूछ लीजिए, हम जिस अन्नदाता की आपने बात की, अगर अन्नदाता कमज़ोर होगा तो ये देश कभी आगे पनप नहीं सकता, ना किसी का विकास होगा और ना ये विकसित भारत हो सकता, अगर किसान और मजदूर इस तरह से मजबूर हो जाएगा। हमने अपने मैनिफेस्टो में उनको लीगल गारंटी की बात की। अगर ये हमारा मैनिफेस्टो का ये बिंदु भी पढ़ लेते तो बहुत अच्छा होता। सर, मज़दूरों की दयनीय स्थिति और ख़ास तौर से ग्रामीण मज़दूर की जो स्थिति हो गई, भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के 10 साल में मजदूरी वृद्धि केवल 1% हर साल की गई, उससे भी कम। और अगर मनरेगा की बात करें, मुझे दुख इस बात का हुआ कि मनरेगा का एक बार भी नाम नहीं लिया गया इस पूरे बजट में। और मनरेगा तो वो है जिसे आप पहले नकारते थे, फिर आपने समझा, आपने उसको अपनाया। बेशक हम पर कटाक्ष करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा को अपनाया, लेकिन अपनाया। और अगर कोई सेवियर था कोविड में ग्रामीण क्षेत्र में तो वो मनरेगा था। और आप आज मनरेगा को भूल गए हैं। मनरेगा बजट समय से याद ही नहीं रखते हैं। और गरीब को जब आप याद ही नहीं रखेंगे, मजदूर को ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। किसान का और ग्रामीण मजदूर का, खेती और मजदूर का चोली दामन का साथ है। आपने दोनों को भुला दिया है। देश कहाँ आगे जाएगा? केवल पूंजीपतियों के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में भी आपने पूंजीपतियों को घुसा दिया, और वो भी बड़े बड़ों को। साइलोज वहाँ पर लग गए, वहाँ पे मजदूर भी। मंडियों में मजदूरों का बुरा हाल है। आज वो बेरोजगार हो गए हैं। आज उनको 2-3 हज़ार रुपया महीने का मिलता है। मजदूर और दयनीय हो गया है। तो इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। न्यूनतम वेतन प्रतिदिन का 400 रुपया होना चाहिए। ये देश भर की डिमांड है, और हम कहते हैं कि हमारा समय आएगा, हम 400 रुपया ज़रूर करेंगे, और ये होना चाहिए। सरकार को इस बात को मानना चाहिए, गरीब की बात को मानना चाहिए, मनरेगा की बात को, कि न्यूनतम वेतन आप 400 रुपया करें। आप गरीब को भी 5 किलो अनाज देकर कृपया लाइन में ना खड़ा करें, उसे उसका हक दें, उसको ऊपर उठाने की बात करें, ना कि केवल आप कहते हैं कि 80 करोड़ रुपए लोगों को दे रहे हैं। तो क्या 80 करोड़ लोग लाइन में लगे रहेंगे? हमेशा गरीब रहेंगे और अमीर अमीर होता जाएगा, GDP बढ़ता जाएगा। किसके लिए? केवल आंकड़ों के लिए। और सर, महंगाई की बात मुझे याद आती है। सुषमा स्वराज जी बहुत सम्मानित, हमारे पूरे सब उनको मानते थे, नेता थे, भाजपा की बहुत वरिष्ठतम नेताओं में से थी। मुझे याद है जब बजट एक बार पेश किया गया, और उसमें उन्होंने कहा, प्रणब मुखर्जी साहब वित्त मंत्री थे, और उन्होंने कहा, दादा आंकड़ों से पेट नहीं भरता। मैं ये याद दिलाना चाहूँगी सत्ता पक्ष को कि आंकड़ों से पेट नहीं भरेगा। गरीब को, युवा को रोज़गार चाहिए, गरीब को वेतन चाहिए। गरीब को केवल 5 किलो अनाज देकर आप
पंक्ति में, आखिरी पंक्ति में खड़ा मत कीजिए। महंगाई पर नियंत्रण लाइए। महंगाई पर नियंत्रण आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो ऑयल कंपनीज हैं उनका मुनाफा बढ़ता जाता है, लेकिन क्या आप आम उपभोक्ता को कोई राहत देते हैं? क्या किसान तक कोई राहत पहुंचती है? गरीब तक कोई राहत पहुंचती है? आज इन्फ्लेशन कितना बढ़ता जा रहा है। फूड इन्फ्लेशन के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने पासिंग में कहा कि हम इसका इंतज़ाम करेंगे, लेकिन कैसे इंतज़ाम करेंगे? दाल, आपके सब्जियां सब इतनी महंगी होती जा रही हैं। क्या अनाज केवल एक है? केवल अनाज? क्या गरीब आदमी सब्जी या कुछ नहीं खाए, प्याज नहीं खाए, आलू नहीं खाए, कोई सब्जी नहीं खाए, वो उस तक पहुंचता नहीं? पहुंचता है तो कितना महंगा मिलता है। वित्त मंत्री प्याज नहीं खाती है। प्याज नहीं खाती है। चलो वो तो अपने अपने खाने का अलग टेस्ट है, वो कोई बात नहीं, लेकिन गरीब आदमी तो प्याज और आलू खाता है ना, उसको तो कुछ और नहीं मिलता। माय गॉड। अच्छा, तो आटे दाल का भाव पता होना चाहिए। और एलपीजी की जो आंसू आपने पोंछने की बात कही थी, आज आंसू आपको महिलाओं के, बहनों के नज़र नहीं आते। शिक्षा की हम बात करें तो शिक्षा का स्तर जिस कदर गिरता जा रहा है, मेरे अपने राज्य में प्राइमरी स्कूल सैकड़ों की संख्या में बंद होते जा रहे हैं, और लेकिन सरकार का उसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, अमीरों के नहीं। हमारे माँ बाप सरकारी स्कूलों में पढ़कर ऊपर आए थे, और उन्हीं के कारण हम आज यहाँ पर खड़े हैं। अगर आप सरकारी स्कूल इस तरह से बंद करते रहेंगे तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? नीट की बात कही, हमारे नेता राहुल जी ने इस बात को उठाया, और इन्होंने जो कहा, कोई जिम्मेवारी लेता क्यों नहीं है? जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी, सरकार है। जिम्मेवारी अगर नहीं लेंगे तो देश आपको दिखा देगा, हमारा युवा आपको दिखा देगा। बेरोजगारी की दर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ILO के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ 23% थी, चीन में 13%, पाकिस्तान में 11%, सीरिया जो कि कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहाँ पर 22% है। तो हमारे यूथ का ये बदहाली क्यों हो रही है? आप स्किलिंग की बात करते हैं, क्या आपने प्राइवेट सेक्टर से पहले बात की? क्या वो आपकी बात को, आपकी स्कीम को, जिसको इतने विस्तार से और बहुत अखबारों में, मीडिया आप कंट्रोल करते हैं, मीडिया में इस कदर दिखाया गया, लेकिन क्या आपने उनसे बात की? और क्या गारंटी है कि एक बार वो आपकी स्कीम का फ़ायदा उठाकर 2-3 महीने में छुट्टी नहीं कर देंगे इन बच्चों की, जिनको रोज़गार मिल रहा है? तो ऐसे कैसे बात बनेगी? हमने तो अपनी उसमें, हमारा मैनिफेस्टो पढ़ते तो पहली नौकरी पक्की का वायदा राहुल जी ने किया था, वो सुन लेते। केंद्र में 10 लाख वैकेंसियाँ हैं, हरियाणा में 2 लाख वैकेंसियाँ हैं, उनको क्यों नहीं भरने की बात की जाती? और बैकलॉग है SC BC का, उनकी और आपने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बैकलॉग को भी तो भरिए। और अगर ये प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा आएगा, वहाँ पर क्या आपने आरक्षण किया है? कहाँ जाएंगे हमारे लोग? रेलवेज़ में आपने जो सबसे बड़े डिफेंस रेलवेज़, यहाँ पर मिलता ही नहीं है, रोज़गार ही नहीं मिल रहा है, आपने बंद कर दी हैं सब नौकरियाँ। तो हमारे लोग, युवा कहाँ जाएगा? स्किल 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 इंडिया का क्या हुआ? आज के दिन बेरोजगारी इस कदर आपके सामने मुंह बाय खड़ी है, और आपको अगर नज़र नहीं आता तो आपको आने वाले जो ये चुनाव होंगे इन राज्यों में आपको नज़र आ जाएगा। वैसे जो अभी उपचुनाव हुए उसमें भी आपको नज़र आ गया होगा। तो साथियों, जब बेरोज़गारी इतनी बढ़ती है तो गलत आदतें भी बढ़ जाती हैं। मेरे अपने राज्य में, मेरे अपने यहाँ सिरसा, हिसार, अम्बाला, पूरे हरियाणा में नशा बढ़ता जा रहा है। कहाँ हरियाणा था? हमारे यहाँ बोलते हैं देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। लेकिन आज के दिन हरियाणा तो ऐसा हो गया, ऐसा देश हरियाणा हो गया है जहाँ पे अपराध और नशे का ठिकाना बन गया है। कोई देश समझ नहीं हरियाणा। सर 1-2 बिंदुओं पर और केवल मैं नज़र डालूंगी। अग्निवीर की बात है। अग्निवीर के खोखलेपन का पर्दाफाश राहुल गांधी जी ने यहाँ पर इस सदन में किया है। सरकार कितने ही टॉल क्लेम्स करे, लेकिन असलियत अगर आप ज़मीन पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगी। आपने 2 कैटेगरी बना दी हैं। अगर जो अफसर है और या जो साधारण जवान है सेना में, वो तो शहीद हो जाएगा, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी। और जो गरीब का बेटा है, गरीब का बेटा केवल अग्निवीर कहलाएगा, केवल नाम मिलेगा उसे,
और क्या मिलेगा? कैसे जाएगा वो? आप सेना के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हमारे युवा के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हमारे जवान के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। सर, हरियाणा की आबादी देश की लगभग 2% है, लेकिन सेना में हमारा हिस्सा 10% के करीब है। आज के दिन आपने क्या इंसेंटिव छोड़ दिया हमारे युवाओं के लिए? कुछ नहीं छोड़ा। ये योजना पूरी तरह से युवा विरोधी है, जवान विरोधी है और सेना विरोधी है। हम डिमांड करते हैं कि आप अग्निवीर योजना को इमीडिएटली ख़त्म कीजिए और जय जवान जय किसान के नारे को फिर से बुलंद कीजिए। किसान को भी खुशहाल करिए, जवान को भी खुशहाल करिए। सर, SCBC की बात मैंने कही, ना बैकलॉग ख़त्म किया जा रहा है और ना नई नौकरियां मिल रही हैं, ना प्राइवेट सेक्टर में कुछ इनके लिए है, और ना इनकी स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के साथ जो जिस तरह से नाइंसाफ़ी की जाती है, समय पर बच्चों को दिया नहीं जाता। हरियाणा में मेडिकल 9,000 से ज़्यादा, 10,000 के करीब स्टूडेंट थे, 3-4 साल से नहीं दी उनको स्कॉलरशिप। जब चुनाव आया तब आपने रिलीज़ की। इसमें भी राजनीति, गरीबों के साथ, हमारे SCBC के साथ भी राजनीति आप ऐसे करेंगे? क्या इतनी किल्लत है पैसे की कि आप गरीब से गरीब को उसकी स्कॉलरशिप नहीं देना चाहते? डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप से आगे बढ़े थे। डॉक्टर अंबेडकर इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन अगर आप बच्चों को मौका ही नहीं देंगे, वो कहाँ से आगे निकलेंगे? माननीय सदस्य, ये संसद है, हरियाणा विधानसभा नहीं है। सर, इसका जवाब कैसे देंगी? सर, बजट है। सर, बजट तो है। बजट में राज्य की अनदेखी हुई है सर। सही बात कहना सर, पड़ेगा। आपको भी राजस्थान से प्यार होगा सर। सर, आप अध्यक्ष हैं लेकिन राजस्थान से प्यार रखते हैं। राजस्थान विधानसभा बोलूँगा। सर, आपने स्पेशल कंपोनेंट प्लान खत्म कर दी, सब प्लान बंद कर दिया और सारे फंड्स डाइवर्ट किए जाते हैं। अब एक आध दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट थी, मध्य प्रदेश में फंड्स डाइवर्ट कर दिए। किस चीज़ के लिए? गौशालाओं के लिए। गौशाला और SC/ST का उससे क्या लेना देना? लेकिन SC/ST के फंड्स आप गौशालाओं में दे रहे हो, तो ये कहाँ से ये डाइवर्जन हो रहा है? सरेआम डाइवर्जन हो रहा है। क्यों डाका डाल रहे हैं गरीबों के बजट पर, SC/ST के बजट पर? सर, जहाँ तक कि हेल्थ की बात है, हेल्थ का एक्सपेंडिचर भी गिरता चला जा रहा है और पिछले समय में 2% के करीब आपने 2 साल बजट एस्टिमेट्स में और एक्सपेंडिचर में फ़र्क आ गया है सर, तो आगे वो गिरता ही चला जाएगा। और सर, आपकी कमिटमेंट हेल्थ सेक्टर में कोविड में देखा, लेकिन उसके बाद भूल गए। मैं एक और, आप सर बुरा नहीं मानना, अपना राज्य होता है, थोड़ा सा मेरे को बोलने दीजिए। सर, हरियाणा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था आयुष यूनिवर्सिटी का, क्या हुआ उसका? आज तक एक पत्थर नहीं लगा है कुरुक्षेत्र में, एक पत्थर। माननीय वित्त मंत्री जी पता करें। और सर, सिरसा में मेडिकल कॉलेज का नींव पत्थर माननीय प्रेसिडेंट साहब ने, राष्ट्रपति महोदया ने रखा, वहाँ भी टेंडर तक नहीं हुआ है, तो कैसे होगा? ये हेल्थ के प्रति है। आप बच्चों के बारे में एक शब्द नहीं। कुपोषण सबसे ज़्यादा हमारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक 2023 के मुताबिक 125 देशों में इंडिया की दर 111 है। पिछले साल 107 थी, इस साल 111 पर हम आ गए हैं। भूखमरी, कुपोषण, बच्चों के लिए क्या हो रहा है? अब वर्किंग महिलाओं के लिए, महिलाओं की बात अगर हमारी बात सुन लेते, राहुल जी ने प्रॉमिस किया कि हर गरीब परिवार में हम एक महिला को 1 लाख रुपया देंगे। अगर आप दे देते महिलाओं का तो अपने आप उद्धार हो जाता। थोड़ा सा सुन लेते, हमारी थोड़ी बात मान लें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आपके पास आइडियाज़ नहीं हैं, हमारे पास हैं, हमारे आइडियाज़ ले लें, सुझाव ले लें, तो देश का भला हो जाएगा, बहुत भला हो जाएगा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ पर अब मंत्री हैं, बहुत बढ़िया उनके पास मंत्रालय हैं, लेकिन अगर शहरों की बदहाली, आप एक तो नाम बदलने का बड़ा शौक है, अब सिर्फ इसलिए क्योंकि JNNURM राजीव आवास योजना रखा, नाम से आपको थोड़ी दिक्कत है, शायद नफरत है, तो वो नाम बदल दिए स्मार्ट सिटी। अब सर, स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में, आप अगर 2 कदम पर है फरीदाबाद, इट इज़ एन ओवरग्रोन अर्बन स्लम। कहाँ से स्मार्ट सिटी है वो? किस हिसाब से? कचरे के ढेर हर जगह। और मिलेनियम सिटी गुड़गांव, खुद कॉलीग वहाँ से मंत्री
वहाँ से एमपी 2 दिन पहले उनका इतना बड़ा इंटरव्यू छपा था कि वहाँ पर क्या बदहाली है गुड़गांव में कचरा प्रबंधन की। आप उनकी ही बात सुन लें क्या हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपस में कॉलीग्स जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो अपने यहाँ पर कॉलीग की बात सुनेंगे, दूसरे फरीदाबाद में एक और कॉलीग हैं केंद्रीय मंत्री, उनकी बात सुनेंगे। इन शहरों का तो थोड़ा आप कल्याण करिए। मैं जानती हूँ आप हताश हो चुके हैं हरियाणा की तरफ से, लेकिन हरियाणा के लोगों का 10 साल आपको मौका मिला, कुछ तो कर दीजिए, कुछ तो कर दीजिए हरियाणा का। पीठ मत दिखाइए हरियाणा को। अच्छा, स्वच्छ भारत का कहीं जिक्र ही नहीं है, भूल गए। वो ऐनक भी फेड हो गई जो गांधी जी की आपने ले ली थी और हर दीवार पर चिपका दी थी, वो ऐनक भी अब नजर नहीं आ रही है। पता नहीं क्या हुआ, वो कचरे में ही शायद उसको भी लिप्त कर दिया आपने। सर, रेलवेज माननीय मंत्री जी थे यहाँ अभी, तो उनकी बात चलो मेरे कॉलीग बोल देंगे, मैं और ज़्यादा समय 1-2 मिनट और लेकर ख़त्म करूँगी। तो रेलवेज़ का भी जो हाल है हरियाणा में डिटेल में मेरे कॉलीग बता देंगे, लेकिन 1-2 बात ज़रूर कहूँगी कि जो उस समय मुख्यमंत्री थे उन्होंने गुड़गांव फरीदाबाद के लिए जनवरी 16 में कहा था, ट्वीट किया था, आज तक कुछ नहीं। बल्लभगढ़ मेट्रो सैंक्शन हुई थी, आज तक उसके बारे में कुछ नहीं, ना कोई प्रावधान, ना कुछ और, ना एनसीआर का ध्यान, ना हमारे राज्य का ध्यान। सर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब प्रॉमिस हुआ था? 2019 में, लेकिन और 2021 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका कोई जिक्र नहीं, कुछ मालूम नहीं। सर, न्यूक्लियर प्लांट गोरखपुर, हिसार के पास गोरखपुर है, न्यूक्लियर प्लांट, वहाँ पर आपने एनर्जी के बारे में काफ़ी कुछ कहा है, खुशी है हमें, लेकिन उसका क्या हुआ, उसका भी थोड़ा जिक्र कर दें। किस स्टेज पर है, कब शुरू होगा, कब हम देखेंगे, कब हमें वहाँ से बिजली मिलेगी, उस न्यूक्लियर प्लांट का भी कुछ बता दें अगर माननीय वित्त मंत्री महोदया, तो पता चलेगा। तो सर, बस मैं अंत कर रही हूँ सर, 2 मिनट में हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उसको जाकर उसका फाउंडेशन। तो सर, आज के दिन कोई और कुछ बचा नहीं है। यूथ ने आपको पनिश कर दिया, महिलाओं ने आपको पनिश कर दिया, आपने हमारे किसानों को इंसल्ट किया, उन्होंने आपको पनिश कर दिया, अग्निवीर ने आपको पनिश कर दिया। लेकिन सर, बहुत दुख की बात है, आप फिर भी नहीं सुन रहे हैं। और सर, हम आपसे केवल, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इंटरवीन करें, हम केवल ये चाहते हैं, देश के लिए, देश को बताइए कि आप कुछ सीख ले रहे हैं। जो आपको दिखा रहा है देश एक दिशा, उससे कुछ सीख लें। अग्निवीर स्क्रैप करिए, एमएसपी को लीगल गारंटी दीजिए, और फार्म लेबर को, हर लेबर को 400 रुपया प्रतिदिन आप कर दीजिए, वरना आपका वही हाल होगा जो बाकी देश ने आपको दिखाया है। आपकी सरकार हंसते रहिए, केवल ऐसी हंसते विदाई हो एक जाएगी स्लोगन आपकी। पर, ये स्लोगन्स की सरकार है ना, ये स्लोगन्स की सरकार है। तो आपका आखिरी स्लोगन ये है कि कुर्सी को बचाओ, मित्रों पर लुटाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। श्री विप्लव देव जी, विप्लव कुमार देव जी।